Everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to discuss about यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले यू मतलब इन ग्रीक में यू का मतलब होता है गुड या फिर ट्रू। ठीक है, और कैरियोट का आपको पता ही है, कैरियोट यानी कि क्या, कैरियन, और कैरियन का अर्थ क्या होता है? तो कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है या फिर आप कह सकते हो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तब जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल्स है, पर्टिकुलरली प्लांट सेल्स जो होते हैं, उन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ फंगाई है, फंगाई इज अ यूकैरियोटिक, उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेल वॉल। तो सेल वॉल, जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज, उसके बाद पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, ठीक है, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन, और उसी के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं फाइब्रिल्स। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये भी किससे बने होते हैं? ये माइक्रोफाइब्रिल्स के जो नेटवर्क होते हैं ये किससे बने होते हैं? सो दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, माइक्रोफाइब्रिल्स नेटवर्क, और ये माइक्रोफाइब्रिल नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब प्लांट सेल वॉल में जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है मिडल लैमेला की, और मिडल लैमेला इज रीच इन पेक्टिन। मिडल लैमिना जो होता है दैट इज़ रीच इन पेक्टिन। उसी के साथ साथ प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, दैट प्राइमरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, तो मिडल लैमेला पेक्टिन रिच होता है। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, उसी के साथ साथ हेमीसेलुलोज और सेलुलोज से। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्लांट्स में, वो बनी होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से। ठीक है, मिडल लैमिना में क्या होता है? पेक्टिन रिच, मिडल लैमिना इज पेक्टिन रिच। प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, और सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है जो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी सेल की जो फर्स्ट आउटर कवरिंग होती है दैट आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, उसी के साथ साथ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 अलग अलग टाइप्स के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, पहली होती है फॉस्फोलिपिड, बाद में है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, सेकेंड टाइप इज़ ग्लाइकोलिपिड एंड द थर्ड टाइप इज़ स्टीरॉल। तो ये 3 अलग अलग टाइप के लिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टीरॉल में भी जो कोलेस्टेरॉल होता है, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स। फाइटोस्टेरॉल जो होता है, फाइटोस्टेरॉल में स्टिग्मास्टेरॉल आ गया, फाइटोस्टेरॉल ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। इरिग्रोस्टेरॉल जो होते हैं ये दीज स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट इन फंगाई, और ये स्टेरॉल्स जो है ये अलग अलग स्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल एनिमल में प्रेजेंट होता है, फाइटोस्टेरॉल प्लांट्स में, और इरिग्रोस्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं फंगाई में। तो 3 अलग अलग टाइप्स के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल। उसमें भी कोलेस्टेरॉल एनिमल में, फाइटोस्टेरॉल प्लांट्स में और इरिगोस्टेरॉल फंगाई में। प्रोटीन्स के भी 2 टाइप्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, 2 अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
आप सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर कोई प्रोटीन पूरे लिपिड बाइलेयर को स्पैन कर रहा है, पूरे लिपिड बाइलेयर में अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अगर सरफेस पे अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट पे या फिर इनर लीफलेट पे, सरफेस पे अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो टाइप्स है, एक है ग्लाइकोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, दो टाइप्स है उसके। तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड के साथ अटैच है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सो दैट इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। किससे बनी होती है? तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड में भी 3 टाइप्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल। का प्रोटीन्स के 2 टाइप, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तीसरा भी एक आता है लिपिड एंकर प्रोटीन, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लिपिड एंकर प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट ने भी 3 टाइप्स, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म यानी कि क्या, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है यूकैरियोटिक सेल में, वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ठीक है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसी के साथ साथ जो लिक्विड पोर्शन होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक्वेशियस पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। जो एक्वेशियस पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियस, और अगर न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनल तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, या फिर, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट यानी कि क्या, सेल विदाउट सेल वॉल। तो सारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी और सेल ऑर्गेनल किस में आते हैं? प्रोटोप्लास्ट में। और साइटोप्लाज्म यानी कि क्या, सारे सेल ऑर्गेनल्स और उसका जो एक्वेशियस पोर्शन है साइटोसोल, वो एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में जो लिक्विड एक्वेशियस पोर्शन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सो अब जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल को हम 2 अलग अलग रीजन्स में डिफरेंशिएट करते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, साइटोसोल को 2 अलग अलग रीजन्स में डिफरेंशिएट किया गया है। एक तो है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में जो एक्टोप्लाज्म होता है, दैट एक्टोप्लाज्म इज विस्कस, और जो एंडोप्लाज्म होता है दैट इज लेस विस्कस, ठीक है। सो साइटोसोल के 2 अलग अलग रीजन्स है, 2 अलग अलग रीजन्स में उसको डिफरेंशिएट किया है। एक तो एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बहुत ज़्यादा विस्कस होता है और एंडोप्लाज्म लेस विस्कस होता है। उसी के साथ साथ साइटोसोल में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो साइटोसोल में प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटन के अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट, एंड द थर्ड टाइप इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। थर्ड टाइप इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अब जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ये सेल डिवीजन के वक्त बहुत ज़्यादा काम आते हैं। माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। और तीसरा टाइप होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सारे फाइबर्स को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, और ये फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। तो अब जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम 2 अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं। एक टाइप होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, और दूसरे टाइप है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स,
ठीक है। साइटोप्लाज्म में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स और दूसरे होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है ये लिविंग में आते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के क्या एग्जांपल्स है, तो जो भी फूड प्रोडक्ट हो गया, सिक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया, अगर उसे हम स्टोर करके रखते हैं किसी भी एक वेसिकल में, ठीक है, तो कोई भी एक फूड प्रोडक्ट या फिर एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट को अगर हम स्टोर करके रखते हैं किसी भी वेसिकल में, तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और ऑर्गेनल्स आपको पता है, सारे जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी के साथ साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये किस में आते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनल्स में आते हैं। बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे, दैट नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किसके साथ कंटिन्यूअस में होता है, ये जो ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेजर फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो आता है वो आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर। एंड सेकेंड टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेजर फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसी के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ये भी एक मेजर फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड द थर्ड फंक्शन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये तीन मेजर फंक्शंस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है वो है गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जनरली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ गोल्जी एपरेटस। इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इनमें जो फोल्डिंग्स होती है, ये जो ऑर्गेनल है ये कप शेप का ऑर्गेनल है और गोल्जी एपरेटस में प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, सो सिस्टर्ने के तीन अलग अलग क्लासेस है। सिस्टर्ने के तीन अलग अलग क्लासेस है, एक है सिस, सेकेंड इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज ट्रांस। तो जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो वो जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहा है, वो उसका मॉडिफिकेशन कहाँ पे होने वाला है, तो उसका मॉडिफिकेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो जो भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, वो पहले सिस्टर में आता है, बाद में मीडियन में, बाद में ट्रांस में। ट्रांस में जाने के बाद वहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक बार उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया, तो वो प्रोटीन एक तो आउटसाइड ऑफ द सेल चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम में चला जाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसका डेस्टिनेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। सो प्रोटीन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सिंथेसाइज हो रहा है, बाद में सिस, मीडियन और ट्रांस सिस्टर्ने से वो अपने अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा। प्लांट्स में गोल्जी एपरेटस के कुछ सब यूनिट्स होते हैं, उन सब यूनिट्स को प्लांट्स में कहा जाता है डिटियोस्टोम। ठीक है, डिटियोस्टोम्स प्लांट्स के केस में। ठीक है, अगर प्लांट्स में गोल्जी एपरेटस के या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कुछ सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सब यूनिट्स को हम कहते हैं डिटियोस्टोम्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया कि अगर प्रोटीन का प्रोसेसिंग करना है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना है, तो वह कहाँ पे होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। उसी के साथ साथ अगर किसी मटेरियल का पैकेजिंग करना है, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ अ मटेरियल, वो भी कहाँ पे होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। उसी के साथ साथ अगर पॉलीसैकेराइड या फिर ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करना है, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही होता है। और प्रोटीन का सॉर्टिंग कि कौन सा प्रोटीन किस
कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर पेरोक्सिसोम में जाएगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, ये भी सॉर्टिंग किस में होती है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम यूकैरियोटिक सेल का डिस्कस करेंगे दैट इज़ द लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का जिसमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये लाइजोसोम्स जो होते हैं ये इन अंदर का जो नेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है लाइजोसोम का, दैट इज़ एसिडिक। मोस्ट प्रिसाइजली उनका एसिडिक कितना होता है, तो pH 5 तक होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि लाइजोसोम पे प्रोटॉन पंप्स होता है। लाइजोसोम इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और इस मेम्ब्रेन पे, लाइजोसोम के मेम्ब्रेन पे प्रोटॉन के पंप्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटॉन पंप्स क्या करते हैं, प्रोटॉन को आउटसाइड से लाइजोसोम के इनसाइड लाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से लाइजोसोम क्यों एसिडिक हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो साइटोप्लाज्म से लाइजोसोम में आते हैं और इसी वजह से लाइजोसोम अंदर से कैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। उसी के साथ साथ लाइजोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइजोसोम। फर्स्ट टाइप इज़ प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंड इज़ सेकेंडरी लाइजोसोम, थर्ड इज़ रेसिड्यूअल बॉडी, थर्ड टाइप इज़ रेसिड्यूअल बॉडी, और जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ द ऑटोफैजी वैक्यूल। ऑटोफैजी वैक्यूल जो फोर्थ टाइप है। सो ऐसे अलग अलग 4 टाइप्स के लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल प्लांट के, वैक्यूल इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्लांट में इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और प्लांट में इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब जो वैक्यूल्स होते हैं, इन वैक्यूल्स का मेजर फंक्शन क्या होता है, इन वैक्यूल्स का मेजर फंक्शन है स्टोरेज का। ठीक है, अगर मटेरियल का ट्रांसमिशन करना है तो वो भी किससे होता है, तो वैक्यूल से होता है। सो दैट इज़ वैक्यूल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है दीज आर द पेरोक्सीजोम्स। अब पेरोक्सीजोम्स क्या होते हैं, पेरोक्सीजोम्स ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें कि कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेरोक्सीजोम ऐसे ऑर्गेनल है जिनमें कि कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये मेजर रोल प्ले करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। उसी के साथ साथ ये अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन भी करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्लाइकोक्सिजोम। ठीक है, अब ये ग्लाइकोक्सिजोम्स क्या होते हैं, ग्लाइकोक्सिजोम ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो जर्मिनेटिंग सीड्स में ही आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोक्सिजोम ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो जर्मिनेटिंग सीड में प्रेजेंट होते हैं और किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो फैट को यूटिलाइज कर सके बाय ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। उनमें एक साइकिल चलती है ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, फैट का यूटिलाइजेशन होता है और इस फैट को वो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और ये साइकिल किस में होती है, तो ग्लाइकोक्सिजोम में। ग्लाइकोक्सिजोम कहाँ पे मिलते हैं, तो जर्मिनेटिंग सीड्स में, जिनमें कि ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल चलती है जो कि फ़ैट को यूटिलाइज करती है। सीड्स में जो फैट होता है वो उसको यूटिलाइज करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन है तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं उनमें फोल्डिंग्स होते हैं और इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स होते हैं और इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। उसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्यों हम इसे कह रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। लेकिन आप सबको पता है यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज़ 55S राइबोसोम। और जो डीएनए होता है दैट डीएनए इज सिंगल डबल सर्कुलर
एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है दैट इज सिंगल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, वो डीएनए कैसा है, सिंगल है या फिर डबल है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो सिर्फ प्लांट्स में ही आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ द प्लास्टिड। प्लास्टिड के भी 5 अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, और ये प्लास्टिड कैसा होता है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट इज अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में प्रोडक्शन होता है स्टार्च का। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीनियोप्लास्ट। प्रोटीनियोप्लास्ट यानी कि ऐसा प्लास्टिड जिसमें कि प्रोटीन का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट प्लास्टिड इज इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट यानी कि ऐसा प्लास्टिड जिनमें कि फैट का स्टोरेज होता है, उसे हम कहते हैं इलियोप्लास्ट। एंड लास्ट प्लास्टिड का जो टाइप है दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि ऐसा प्लास्टिड जिनमें कि कलर होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लीफ को कौन सा कलर देता है, तो ग्रीन कलर देता है। सो क्रोमोप्लास्ट आदि कलर प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। अमाइलोप्लास्ट में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं दैट आर द ATS। उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 60S और दूसरा होता है 40S। राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और अटैच होते हैं, जो हमने अभी देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उन पे क्या प्रेजेंट होता है, उन पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। अब जो 60S है दैट 60S इज मेड अप ऑफ 28S rRNA, उसी के साथ साथ 5.8S rRNA। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट होता है 5S rRNA और उसी के साथ साथ 40 प्रोटीन्स अटैच होते हैं। तो 60S किससे बना है, 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA। उसी के साथ साथ उसमें 40 प्रोटीन्स भी होते हैं। और जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S दैट इज़ मेड अप ऑफ 18S rRNA और उसी के साथ साथ 30 प्रोटीन्स। ठीक है, सो ये कंपोजिशन होता है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स का। बाद में जो स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है दैट इज़ द सीलिया एंड फ्लैजेला, उसी के साथ साथ बैसल बॉडीज़ और सेंट्रियल्स। अब जो ये सीलिया और फ्लैजेला होता है और वो बैसल बॉडीज़ और सेंट्रियल्स होते हैं, ये दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सीलिया, उसी के साथ साथ फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, बैसल बॉडीज़, ये किससे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। लास्ट जो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। उसी के साथ साथ न्यूक्लियस में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के भी 2 टाइप्स है, एक होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन। अब जो यूक्रोमैटिन होता है दैट इज़ द जेनेटिकली एक्टिव डीएनए। ठीक है, जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस होता है, वो एक्टिव नहीं रहता हेटेरोक्रोमैटिन, लेकिन यूक्रोमैटिन बहुत ज़्यादा एक्टिवली जेनेटिकली एक्टिव डीएनए होता है यूक्रोमैटिन। अब उसमें सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियर एनवलप में एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। और जहाँ कुछ जगह पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन में कुछ इंटरप्शंस होंगे, उस इंटरप्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अगर किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है, तो वो कहाँ से जाएगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवलप पे, जिसका यूज़ करके मटेरियल्स इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड कर सकता है। थर्ड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। अब जो ये न्यूक्लियोलस होता है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सो न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती।
और जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस इज राइबोसोम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम का मैन्युफैक्चरिंग होता है न्यूक्लियोलस में ना। राइबोसोम इज जनरली मेड अप ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो rRNA से और प्रोटीन से। सो दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर। अब तक हमने क्या देखा, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आने वाले वीडियो में जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने यूकैरियोटिक सेल में देखे थे वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।